नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 का पंच लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि आज बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज थोड़ी खलबली देखने को मिली है। क्योंकि राजनेताओं की बात करें तो राजनेताओं का एक बार फिर एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ है। और ऐसे समय में जब डीडीसी चुनाव हो चुके हैं, मतगणना भी हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको, जैसा कि हर बार करते हैं, 5 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे 5 प्रमुख खबरें, यानी अब तक की 5 बड़ी खबरों के बारे में जिक्र फटाफट से करेंगे। वो तस्वीरें दिखाइएगा। सबसे पहले आप तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान भारत की शुरुआत की है, यानी योजना जो स्वास्थ्य के तहत आज जारी कर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इसका लाभ सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की जनता की, तो जम्मू कश्मीर की जनता से सीधा सीधा संवाद भी किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के राजनेता इतने दिनों से नहीं कर पाए हैं, वो हमारी सरकार कर रही है। और कुछ बाधाएं थी तो जम्मू कश्मीर के नेताओं ने ही उत्पन्न की थी, जिसे दूर करने का काम इस वक्त बीजेपी सरकार कर रही है। क्योंकि आयुष्मान योजना का जिक्र करें तो लगभग 26 महीनों बाद जब से आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई है, और उसके बाद 26 महीने बाद अब जम्मू कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि उपराज्यपाल साहब की अगर बात करें तो उपराज्यपाल साहब जो मनोज सिन्हा हैं, वो पहले ही ऐलान कर चुके थे इस योजना का। अब धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो गया है और बीजेपी कह रही कि अब बीजेपी विकास की धाराएं की बातें जो किया करती थी वो वाकई जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब जाते हैं तो ग्राउंड जीरो पर क्या इसका वाकई लाभ मिलेगा, उसकी स्थिति हमारे संवाददाता आपको समय समय पर बताते रहेंगे। खैर, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा संवाद कर रहे थे जम्मू कश्मीर की जनता से, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उन्हें ये लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब तक किन लोगों को मिल चुका है। दूसरी खबर का जब हम जिक्र करते हैं तो दूसरी खबर शोपियां में एनकाउंटर की है, क्योंकि लगातार शोपियां के अंदर मुठभेड़ हुई है, क्योंकि सेना लगातार आतंकियों का खात्मे का काम कर रही है। और अभी ये खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शोपियां में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बड़ी जानकारी, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार सेना चला रही थी और समय समय पर लगातार सेना आतंकियों का खात्मा कर रही है। हालांकि डीडीसी चुनाव का जब जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव सुरक्षित माहौल में हुए हैं। और डीडीसी चुनाव को लेकर जब हम लगातार आपसे जिक्र करते रहे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे, तो सुरक्षित माहौल दिया जो उपराज्यपाल साहब ने कहा था। मनोज सिन्हा साहब कह रहे थे कि हम सुरक्षित माहौल देंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। और बात अगर आज की करें तो शोपियां में खैर आतंकवादियों का खात्मा कर चुकी है सेना, जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तीसरी तस्वीर आप किसानों की देख रहे हैं, क्योंकि किसानों की इस वक्त मीटिंग चल रही है, किसानों की इस वक्त बैठक चल रही है, किसान रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि जो 3 बिल हम लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में हैं। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो किसान समझने में नाकामयाब साबित हो रहा है? कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो बैठे हुए किसान सड़क पर हैं वो विपक्ष के भड़काए हुए हैं और तमाम देश के किसानों का समर्थन हमें मिल रहा है, यानी बीजेपी को, सरकार को मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान योजना के तहत सामने आए और तमाम बातें कही थी। लेकिन जो चिट्ठी गई थी सरकार की तरफ से, उस चिट्ठी पर इस वक्त विचार किया जा रहा है और चिट्ठी को लेकर चर्चा की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या बनानी है। क्या सरकार से बातचीत होनी चाहिए या फिर सरकार से बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर है और किसान लगातार ये मांग कर रहा है कि जो 3 बिल लेकर आई है, कानून लेकर आई है सरकार, उसको कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाए। और दूसरा ये कह रहे हैं किसान के एमएसपी पर कहीं ना कहीं कानून बनाया जाए। अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनाती सरकार तो वो गारंटी नहीं मिल पाएगी एमएसपी पर, क्योंकि एमएसपी पर अगर खतरा हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य ही मांग रहा है किसान, और अगर उस पर खतरा मंडरा है तो कहीं ना कहीं किसान परेशान होगा और किसान की जो आमदनी होती है अपने फसलों से वो भी नहीं हो पाएगी। और पंजाब और हरियाणा के किसानों की, खासकर पंजाब के किसानों की स्थिति वही रहेगी जो बिहार के अंदर इस वक्त है। लगातार बिहार के किसानों का और अलग अलग राज्य के किसानों का जिक्र पंजाब के किसान कर रहे हैं और पंजाब का किसान ये कह रहा है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, हट छोड़े। खैर, ये देखने वाली बात होगी जो रार बरकरार इस वक्त चल रही है सरकार और किसानों के बीच, वो कितने समय में दूर हो पाएगी, जिसकी जानकारी समय समय पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आप जो अगली तस्वीर देख रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब की देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज उमर अब्दुल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और तकरीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी उन्होंने कहा
और उन्होंने जिक्र करते हुए तमाम बातें कही हैं। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बातें कह तो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, पर क्या जम्मू कश्मीर के लिए जो बातें कही जा रही हैं उस पर अमल होता है या नहीं होता। हालांकि उन्होंने जिक्र भी किया डीडीसी चुनाव का, जो जीतकर उम्मीदवार आए हैं वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का अगर वो समर्थन करेंगे तो उनकी गिरफ्तारियां नहीं होगी, अगर अपनी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। ऐसा डर कहीं ना कहीं उन पर बनाया जा रहा है। जो जीतकर उम्मीदवार आए हैं निर्दलीय या एनसी पार्टी के, जो जीतकर इस वक्त उम्मीदवार आए हैं, उनमें एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, कुछ देर में हम आपको सुनवाएंगे भी कि आखिर क्या कुछ उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जब आप आखिरी तस्वीर देख रहे हैं वो शिवसेना की है, संजय राउत की तस्वीर है, क्योंकि शिवसेना ने आज सामना में बहुत बड़ी बात लिखी है। वो कह रही है कि जो सरकार है विपक्ष की जब थी सरकार में अपने समय में थी तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती गई, और यूपीए की सरकार का वो लगातार जिक्र कर रही हैं सामना में, और शिवसेना ने पंज भी कसने का काम किया और कहा है कि कहीं ना कहीं कमजोर है यूपीए, और अगर कमजोरी के कारण मोदी सरकार को कहीं ना कहीं कमजोर करने में विफल साबित हो रही है। ये तंज कसते हुए सामना में आज नजर आई थी शिवसेना, जिसका जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं। तो 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये दिखाया कि आज किस तरीके से ये 5 खबरें प्रमुखता से रही हैं। खैर, अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खबर हमने ली है और जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमने उठाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामने आए हैं। आयुष्मान भारत के तहत तमाम बातें कही हैं कि इसका सीधा सीधा लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा, लेकिन डीडीसी इलेक्शन का जिक्र हुआ, जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सुनेंगे, उसके बाद हम उमर अब्दुल्ला साहब को भी आपको सुनवाएंगे कि कैसे पलटवार किया गया और साथ ही साथ क्या कहा गया, किस तरीके से कौन भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने। एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती हैं। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी वो ही परेशानियां उठाई हैं जो आपने उठाई है। उनके सुख दुख, उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी आपके सुख दुख, सपनों और उम्मीदों से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने नाम के बल पर नहीं, बल्कि अपने काम के बल पर आपका आशीर्वाद ले पाए हैं, और आज आपने उनको आपका प्रतिनिधित्व देने का हक दिया है। आज आपने जिन युवाओं को चुना है वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना, जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। लोकतंत्र में यही होता है, जिसको मौका मिले वो सेवा करे, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहे। आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ ही देश के लिए बड़ी भूमिकाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं।
तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बातें कही। आयुष्मान योजना की शुरुआत थी, लेकिन तमाम बातें कही गई हैं चुनावों को लेकर और अपनी सरकार का भी जिक्र किया जो वो जम्मू कश्मीर में थे। खैर, उमर अब्दुल्ला साहब भी आज आए हैं, तमाम बातें कही गई हैं, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, पलटवार किस तरीके से किया गया है, ये आप सुन लीजिए। उसके बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा हम करेंगे 5 के पंच में। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब क्या कुछ कह गए वो आप सुनिए। आज भी वजीर आजम साहब जब एक सेहत को लेके प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें डीडीसी इलेक्शन के हवाले से की और कहा कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत की जीत हुई है। अगर वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीकों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए, और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोरों शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शुपियाँ ज़िले से की है। मेरे दो साथी सीनियर वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शुपियाँ के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, बार वो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनका सबसे अहम रोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे सीनियर लीडर के हैसियत से है। नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया, दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। शबीर कुल्ले साहब वो हैं जिनको 5 अगस्त के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद नहीं किया गया। अगर तब उनको बंद करना ज़रूरी नहीं था तो आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर लाके अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, PDP के भी हैं, और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई, मुमताज यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और मैं सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला साहब ने। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से दखल अंदाजी की जा रही है। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सुना जो डीडीसी इलेक्शन का भी जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ तमाम नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी से ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ NC नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं सारा हयात शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बातचीत करते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला साहब, ताहिर चौधरी साहब आए हैं और वो कह रहे हैं
कि आपने तो गिरफ्तारियों का काम शुरू कर दिया, तानाशाही अपनानी शुरू कर दी, क्योंकि हम आयुष्मान भारत का जिक्र करने वाले थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब तुरंत बाद आ गए और उन्होंने अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि आप तो तानाशाही चला रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, डीडीसी चुनाव तो आपने करवा लिए, लोकतंत्र की आप बात कहते हैं, लेकिन अब तो गिरफ्तारियां आप करवा रहे हैं, कैसे आप धमका रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ये? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस तरह का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर लगाना, ये बेबुनियाद चीजें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की तरह के पॉलिटिशियन को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक श्रीनगर की पॉलिटिक्स की बात आती है, सियासत की बात आती है, वहां पे जब से यूनियन टेरिटरी बनी 370-35 में चला गया, तो इन रीजनल पार्टी के जितने भी लीडर हैं, इनकी मजबूरियां रही इस तरह के बयान देना और इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाना इनकी आदत होगी, क्योंकि ये लोगों के पास इस टाइम पे इस तरह के इल्जाम लगाने के अलावा और इनके पास कुछ है नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बयान हम सच्चाई के आधार पर दे रहे हैं, वो तो पूरी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी का समर्थन करिए नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को धमका रही है बीजेपी, सीधा सीधा खुले तौर पर बोल रहे हैं। देखिए, इस तरह कोई किसी को नहीं धमकाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाता। श्रीनगर की ये हिस्ट्री रही है। वहां के जो सियासतदान होते हैं टाइम टू टाइम पार्टियां चेंज करते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई पार्टी चेंज कर रहा है, अपनी पार्टी में जा रहे हैं या अपनी पार्टी का एनसी में जा रहा है, तो उनकी अपनी रीजनल अपनी उनकी प्रॉब्लम होगी, अपनी उनकी बात होगी जो बीच में बात चल रही है। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को लाओगे, सरकार को बीच में लाओगे, ये बातें किसी ढंग से भी नहीं बनती। सारा हयात शाह जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपका तो सिर्फ काम हो गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ काम हो गया है कि बात बनाकर कुछ भी कह दीजिए, और हम तो लोकतंत्र को बचाने का काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, और जितनी संख्या डीडीसी में हमने देखी है, सिर्फ इतनी खुशी हुई कि लोकतंत्र बचा रहा और लोकतंत्र को जीवित रखने का काम बीजेपी ने कर दिया। क्या लोकतंत्र को जीवित रखने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी पहले से? सारा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो शायद तकनीकी दिक्कत के कारण उनका फोन जरा तल कट गया है, दोबारा मिलाने की हम कोशिश करेंगे। ताहिर चौधरी साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एनसी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बातचीत हम उनसे करेंगे, इसका भी जवाब हम दरअसल लेंगे। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं इन गिरफ्तारियों का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ भी बनी बनाई बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल देती है, लेकिन डीडीसी का भी जिक्र किया गया है, और डीडीसी को लेकर वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो 3 सीटें आपकी आई हैं कश्मीर के अंदर, उससे आप जो गदगद हो रहे हैं, बाकी सीटों का हिसाब नहीं दे रहे। कश्मीर के अंदर गुपकार को स्वीकारा है लोगों ने, ये भी कहा गया। देखिए, मैं आपको एक चीज करूं, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया, हमने बहुत मेहनत की और लोगों ने वहां पे हमें भरपूर प्यार दिया, हमें भरपूर वोट मिले हैं। हमारे 15 के लगभग कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कोई 20 वोट से हारा है, कोई 15 वोट से हारा है, कोई 30 वोट से हारा है। बहुत कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट हारे हैं। बाकी हार होती है या 1 वोट से हारे, लेकिन इस मार्जिन तक जाना और इतनी फाइट देना रीजनल पार्टीज के कैंडिडेट्स को बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने काम किया है ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिले हैं, हम जाके लोगों के बीच में जाते रहे हैं। हम लोगों ने वहां जाके मीटिंग्स की हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इनके लीडर्स नहीं जा पाते, हम लोग वहां तक गए हैं। और वहां के ग्राउंड पे के जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है कि देश में एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारे दुख सुख की साथी बनना चाहती है, और वो हम लोग हैं। और हम लोग इंशाल्लाह और अंदर जाएंगे, बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी छोटी छोटी मुश्किलें उनकी आसान करेंगे, और ये जब चीजें सारी ठीक होंगी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें नहीं, हम पूरी सीटों के ऊपर हम ऐसा कब्जा करेंगे। अच्छा, यानी ताहिर चौधरी साहब, जो कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है, क्योंकि अभी ये बात करना सही तो नहीं होगा, फिर भी मैं कर देता हूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जब हम माहौल का जिक्र करते हैं, क्या वो माहौल बन गया है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि डीडीसी चुनाव सुरक्षित माहौल में हो गए हैं और सभी को इंतजार है विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर सीएम कौन होगा और परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की कैसी होंगी, क्योंकि शुरुआत तो हो गई है, डीडीसी चुनाव हो गए हैं सुरक्षित माहौल में, और विकास को लाने की बात आप कर रहे हैं, सुरक्षित माहौल देने की बात आप कर रहे हैं। तो क्या वाकई आगे आने वाले समय में हमें विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल, जब वो राइट टाइम आएगा
असेंबली इलेक्शंस भी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और ये सेंट्रल हाई कमांड जब राइट टाइम देखेगी, राइट हालात देखेगी, इन चीजों के ऊपर प्रॉपर ढंग से काम किया जाएगा। अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस होगा, बहुत कुछ होगा, उसके बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी। चलिए, एनसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारा हयात साहब, मोहतरमा आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं डीडीसी इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शन को लेकर हमने सुरक्षित माहौल दिया है और वोट करवाए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जब हम एनसी को देखते हैं तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बीजेपी के नेता जबरदस्ती गिरफ्तारियां कर रहे हैं लीडरों की जो जीत के आए हैं। और ताहिर चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश एनसी कर रही है, ये बेतुकी बातें हैं। जी नहीं, ये कोई बेतुकी बातें नहीं है। मैंने खुद कॉल्स रिसीव किए हैं जहां रात को 2-2 बजे लोगों ने फोन किया है और कहा है कि भाई उनके जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, किसी के हस्बैंड को लेके उठा गए थे और एक डीडीसी कैंडिडेट को लेके गए थे। जब उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई तो उनके हस्बैंड को भी लेके गए और उनको जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई 28 से पहले तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। तो भाई किस तरह का प्रोपेगेंडा हम फैलाने की कोशिश करेंगे और क्यों करेंगे? और ये कोई ऐसी स्टेट तो है नहीं कि भाई हमारा यहाँ इतना इस वक्त अथॉरिटीज हमारे हाथ में है कि हम प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। हम जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। हमको तो सच बोलने पे भी जेल में डाल दिया जाता है, तो झूठ बोलने की जुर्रत यहाँ करेगा कौन? आप कैसी बात कर रहे हैं? जहां तक आप डीडीसी की बात करते हैं, अगर आपने इलेक्शन कराए हैं और क्लियरली जो मैंडेट है वो दिया गया है पीएजीडी को, क्लियरली हमारे को जो सीटें हैं वो मिली हुई हैं, तो उसके बावजूद भी ये क्यों हमारे जो है मेंबर्स को वो उठा के ले के जा रहे हैं? किसी के घर चौधरी साहब सुन रहे हैं ना आप? सारा हयात शाह जी कह रही हैं कि खुद उनको फोन आया है, वो तो गवाह बनकर इधर बैठी भी हुई हैं, वो तो कह रही हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। मैं तो विटनेस हूं इस बात की कि किस तरह जो है जबरदस्ती उनको उठा के ले गए और किस तरह उनको कहा गया कि हम आपको तभी छोड़ेंगे जब आप फलाना पार्टी ज्वाइन करेंगे। भाई ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? कौन सी डेमोक्रेसी में ये होता है कि मेरे टिकट से कोई जो कैंडिडेट है वो जीते और जबरदस्ती उसको कहा जाए, उसके भाई को उठाया जाए या उसके हस्बैंड को उठाया जाए और उसके बाद कहा जाए कि आप फलाना पार्टी ज्वाइन करिए? ये कौन सा एजेंडा है? कौन सी डेमोक्रेसी है? हो क्या रहा है इस रियासत में? जिस तरह इन्होंने 5 अगस्त को हमारे कानून जो है वो इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाए, उसी तरह ये फिर से वही कर रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन जीत के आए हैं। क्या खुदा के लिए आप हमें बताइए, हमने गुनाह क्या किया है, खता क्या की है कि लोगों की हम आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या ये डेमोक्रेसी में गुनाह है लोगों के लिए बात करना, उनकी एस्पिरेशंस के ऊपर खरे उतरना? जो आपने डिसीजन लिया, हमने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। ताहिर चौधरी साहब इसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि सारा हयात शाह जी कह रही हैं कि मैं तो गवाह खुद हूं, कॉल आता है लेकिन नाम नहीं लेना चाह रही वो, लेकिन कह रही हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, बेतुकी बातें हैं। देखिए अगर सारा हयात जी को कॉल आई है तो इनको नाम भी ले लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है अगर कुछ ऐसा हरास किया जा रहा है। ये सारी चीजें इस टाइम पे एक प्लानिंग के तहत की जा रही है एनसी की तरफ से। मुझे लगता है कल तक पीडीपी भी इस तरह की आवाजें उठाएंगी और जो कैंडिडेट हैं जीते हुए वो भी ऐसी आवाजें उठाएंगे, क्योंकि इनका एक ही गुपकार अलायंस के लोगों का एक ही बात है, किस तरह पे सरकार को, प्रधानमंत्री साहब को, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस तरह उंगली उठाई जाए, उसके बहाने ढूंढते हैं ये लोग। ये वो भी एक बहाने का रास्ता है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी की कोई पुरानी इन्वेस्टिगेशन फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं डिबेट में दोबारा आऊंगा। सरायात जी जवाब इसका फटाफट। नहीं, क्योंकि ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं आपको एक न्यूज आइटम दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त यहाँ पर जो बिल्कुल वायरल है और जो सब देख रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह नेशनल टीवी पे जो झूठ बोला जा रहा है, मैं इस झूठ का पर्दाफाश इसी चैनल पे ही करूंगी। 1 मिनट मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो खोल रही हूं और मैं आपको ये मैसेज दिखाना चाहूंगी।
ये है न्यूज आइटम जिसमें साफ साफ लिखा है कि डिटेन हुए हैं। मैम थोड़ा कैमरा के सामने जरा करिएगा। हाँ ठीक है, ये देखिए ताहिर चौधरी साहब अब तो वो व्हाट्सएप दिखा रही हैं और कह रही हैं कि ये तो मैं पूरा डिटेल लेकर आई हूं, बता रही हैं, और कह रही हैं ये तो बीजेपी की हरकत है। अब आप कैसे कह सकते हैं? ये तो न्यूज हर जगह वायरल है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रही हूं। आप किसी को भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी सियासत 1931 में सच्चाई पे शुरू हुई है और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी रहेगी हम वही सच्चाई की सियासत करेंगे। चलिए सारा हयात शाह जी, मैं इसका जवाब लूंगा। एक बड़ी खबर फटाफट से ले लेता हूं। किसानों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों के पास तुरंत मैं आऊंगा। किसानों को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है क्योंकि किसान लगातार रणनीति बना रहे थे। इस डिबेट पर हम दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं किसानों को लेकर जो इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या यूं कहिए सरकार की तरफ से जो चिट्ठी गई थी, अब उसको लेकर एक और तारीख आ गई है सामने। उसके बारे में फटाफट से आपको बता देते हैं कि 29 दिसंबर को सरकार किसानों के बीच बैठक होगी। बड़ी जानकारी, क्योंकि बातचीत को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने फैसला लिया है। कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन जारी है और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि नए कृषि कानून को रद्द कराने पर किसान अड़ा हुआ है और बड़ी जानकारी मिल रही है 29 दिसंबर को सरकार किसानों के बीच बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने बैठक करके यह फैसला लिया है, यानी एक और तारीख सामने आ गई है। अब यह कहा जा रहा है कि बातचीत की प्रक्रिया चलेगी और सरकार के साथ बातचीत किसान करेंगे। ये किसानों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हम आपको प्रमुखता से ये बता रहे हैं क्योंकि किसान और सरकार में रार बरकरार है और लगातार ये रार कब खत्म होगा उसकी तारीख कहीं ना कहीं तय करती जा रही हैं, सरकारें हो या फिर किसान हो। 29 दिसंबर जब हम जिक्र करते हैं 29 दिसंबर का, तो तारीख तय कर दी गई है जब सरकार और किसान एक बार फिर बैठेंगे, बातचीत के पटल पर होंगे। ये कृषि कानून रद्द होंगे या फिर बात बन जाएगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त हमने आपको बता दी। खैर अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की एक बार फिर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जिसमें गिरफ्तारी की बात कही गई है और एनसी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पे जरा दिखा दीजिएगा उन्हें। और लगातार हम बातचीत कर रहे थे। ताहिर चौधरी साहब, अब आप अपनी बात को पूरा करिएगा क्योंकि जो सारा हयात शाह ने दिखाया है वो कह रही है कि ये तो खबर हमेशा चल रही है और जीता जागता सबूत तो मैं आपके सामने बैठी हूं, ये एनसी के नेता कह रहे हैं। देखिए इस तरह व्हाट्सएप के मैसेजेस या कोई कॉल की आप रिकॉर्डिंग बता दें तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, कहां से आई, किसने भेजी, क्यों भेजी, ठीक है ना। इन चीजों को हम नहीं भेजते, हम नहीं समझते कि इस तरह की प्रोपोगंडा करके इस तरह के व्हाट्सएप के मैसेज आप लाइव चैनल पे दिखा के या कुछ मैसेजेस दिखा के आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी इस लेवल की सियासत करती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्लियर कट पार्टी है, हम क्लीन पॉलिटिक्स करते हैं, देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, बहुत पॉजिटिव सोच की पार्टी है। हम लोग इस तरह के काम नहीं करते हैं। आप लोग इलेक्शन लड़ने के बाद अगर जीत के आए हैं और इसके बाद आप इस तरह के अगर आप ड्रामे करना शुरू कर दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो मुझे समझ नहीं आती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पूरा गुपकार अलायंस चाहता क्या है, कश्मीर के अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं ये लोग। बड़ी अजीब सी बात है इनकी तरफ से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारा हयात शाह जी, बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाती रही कि 370 को लेकर आपने बड़े झूठे वादे जनता से किए 370 को लेकर, क्योंकि 370 तो था तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो रहा था, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कुछ किया, ना पीडीपी ने कुछ किया। टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा किया गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में ज्यादा रही, आपने तो कुछ किया नहीं। अब उसको समेटने का काम बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी का सीधा सीधा आप पर आरोप है। क्या समेटा है इन्होंने पिछले 1 साल से? गुर्बत की जो पीक है वो बनी हुई है, टूरिज्म खत्म हो चुका है, हर एक कारोबार ठप बैठा है। झूठ बोलने की सियासत हमारी नहीं है, झूठ बोलने की सियासत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त में उस दिन तक 12 बजे सुबह तक ये बोलते रहे कि भाई कुछ नहीं होने वाला है 370 को। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इनके छोटे से लेके ऊपर तक की अथॉरिटीज ने झूठ बोले हमारे से उस दिन। कश्मीर की जो अवाम है वो बहुत काबिल अवाम है, वो गुमराह होने वालों में से नहीं है। उनको मालूम है उनको गुमराह करने वाले कौन है, उनको मजहब पे तोड़ने वाले कौन है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबके
एजेंडे जानते हैं और इसलिए जो उन्होंने वोट दिया है वो आज पीएचडी को दिया है। जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों की बड़ी इज्जत होनी चाहिए, वोट की इज्जत होनी चाहिए, तो जिन लोगों ने वोट दिया ये उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जो आपने वोट दिया आपने ये गुमराही के नाम पे दिया है। तो क्या इनका मतलब है कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, यहाँ की जो अवाम है वो गुमराह हो चुके हैं? वो लोग नहीं, वो गुमराह नहीं हो चुके हैं। एक बंदा गुमराह हो सकता है, आप गुमराह हो सकते हैं, मैं गुमराह हो सकती हूँ, एक रियासत के लोग गुमराह नहीं हो सकते हैं। लेकिन हयात साजी, ये बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में तो कमल खिल गया, अब कश्मीर की जनता कमल पर विश्वास करने लग गई, बीजेपी पर विश्वास करने लग गई, आप पर से भरोसा टूट गया। खिला है कमल कहीं नहीं खिला है। 2-3 जगह जहां पर एक जगह कैंडिडेट का जो है नॉमिनेशन पेपर कैंसिल हो गया, वहां पे ये सीट जीत के आए हैं। दूसरी जगह मैं बोलना नहीं चाहूंगी, एक हाईली मिलिटराइज्ड जोन है जहां पे ये सीट जीत के आए हैं और ये खुद ही इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये आम आदमी को कश्मीर की सड़क पे पूछे कि क्या वो बीजेपी के साथ है, मैं आपको ये लिख के देती हूं कि वो आपको बताएगा कि हम बीजेपी के बिल्कुल साथ नहीं है, हम कम्युनल सियासत के बिल्कुल साथ नहीं है। वो साथ उन्होंने हमेशा दिया है सेक्युलर सियासत का, उन्होंने साथ दिया है लोगों को जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे आगे बढ़ाया है, बोलने देंगे कि नहीं आप को तोड़ा है। ताहिर चौधरी साहब जवाब मांग रहे हैं इनसे। देखिए सारा जी, आप कह रहे हो कि कश्मीर का कोई इंसान बीजेपी के साथ नहीं है। अभी हाल ही में जब हमारी रैली निकल रही थी, आप आइए सड़क पे, आप भी आइए, मैं भी आती हूँ, दोनों एक जगह खड़े होके देख लेते हैं कि कौन किसके साथ है। देखो मेरी बात सुनिए, जब हमारी रैलीज निकलती हैं आपको तिरंगा भी दिखता है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी दिखते हैं और हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ हैं। देखिए ये चीज आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप एनसी के हो, पीडीपी के हो, जिन पार्टीज के भी लोग हैं वहां पे, आप सबको ये चीज माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे एक जो हमारा परिवार है वो बड़ा है, हमारे साथ लोग जुड़े हैं। श्रीनगर के आम लोगों से अगर बात की जाए, वो लोग हमारे साथ हैं आज की डेट, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा और परिवार बढ़ेगा। और इस चीज की दिक्कत आप लोगों को जाहिर सी बात है होनी है। कश्मीर में आने वाले दिन में जब भी इलेक्शन, देखो सारा मेरी बात सुनिए, मेरी रिजेक्ट कर दिया सारा इनको 52 देखिए सारा हमें लोगों ने हमें आज वो वोट परसेंटेज 32% पे आ चुका है। मेरी बात सुनो सारा, मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी जम्मू कश्मीर की आवाम को कि उन्होंने इन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। मैं जम्मू कश्मीर के आपके बोलने से लोग नहीं समझेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जनता के मुद्दों पे बात करते हैं। ताहिर जी सारा जी, अब जरा जनता को मुद्दों पे बात करते हैं। बीजेपी ये कह रही है, सारा हयात शाह जी, कि हमने जनता को मेडिकल कॉलेज दिए, हमने जनता को स्कूल दिए, हमने जनता को सही शिक्षा दी। अगर बात पिछली सरकारों की करें तो पिछली सरकार बरगलाने का काम करती रही, कलम हाथों में नहीं था जम्मू कश्मीर के युवाओं को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि कलम हाथों में देंगे हम बंदूक की जगह, और अब कहीं ना कहीं वो स्थिति बदल रही है। 370 हटने के बाद युवाओं की अगर बात करें तो युवा खास करके ये समझ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की धाराएं किस तरीके से बहेंगी। ये बीजेपी का कहना है। आपने इतने दिनों में क्यों ये सब ठीक नहीं किया, ये बीजेपी पूछ रही है। मुझे बताइए ना, अगर इन्होंने डेवलपमेंट की है तो लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया अपना इनको? बताइए ना मुझे, अगर इन्होंने थोड़ी सी भी डेवलपमेंट की होती, लोग इनके साथ होते या लोग इनके किसी भी नारे के साथ होते, आज हमारे को फिर भी 2G क्यों चलाना पड़ रहा है? डर किस बात का है कि ये 4G ऑन नहीं करते? लोग क्लियरली जो है इनके साथ नहीं है। इन्होंने फोन लाइंस तक बंद किए, इन्होंने लोगों को जेलों में डाल दिया ताकि वो अपनी आवाज न बुलंद कर सके। किसी डेमोक्रेसी में दुनिया की इस तरह नहीं होता जहां पे लोगों को, अवाम को इतना डिसरिस्पेक्ट किया जाए। कहीं पे ऐसा नहीं होता। ये तो आपके सामने सबूत। अब इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ जेलों में डालना चाहती है, कौन सा विकास आपने कर दिया है? 370 हटने के बाद तो नेट बंद हो गया है और ना ही शिक्षा मिली, ना ही ऐसी स्थिति बन पाई जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके आप दावे वादे कर पाए, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं। देखिए इस टाइम पे इन लोगों की मजबूरी है इस तरह की बातें करनी। सारा हयात भी जो कुछ कह रही है उनकी मजबूरी है इस तरह के अल्फाज बोलने, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी लाइन पे बोलना है। जो हकीकत की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं सारा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सारा, बोलती हूँ मेरी कोई मजबूरी मैं भी जो सच होगा मैं सुनो सारा मेरी बात सुनो। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी सच बोलता हूँ, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, वो तो नजर आ रहा है। बहुत कॉलेजेस हमने खोले, हमने मेडिकल कॉलेजेस खोले, IIM खोले, IIT खोला। आज के दिन
हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के हर इंसान के लिए, हर परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड का स्टार्ट किया और हर फैमिली को 5 लाख रुपए की ट्रीटमेंट का बीमा दिया गया। आज प्रधानमंत्री साहब की जो सोच जम्मू कश्मीर के लिए थी, उन्होंने गरीब को और अमीर का जो एक फासला था वो खत्म कर दिया। आज कश्मीर के अवाम को पूछिए, आज ही प्रधानमंत्री साहब एक छोटे से आज खत्म कर दिए। नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने दो, मेरी बात कंप्लीट करने दो आप। आज प्रधानमंत्री साहब ने एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक छोटे से दुकानदार के साथ बात की जिसकी हार्ट की सर्जरी होनी थी और उसके आयुष्मान कार्ड की से उसकी सर्जरी हुई। उसने ये बात प्रधानमंत्री साहब को खुद कही कि मेरे को जब ये कार्ड मिला मेरा सब ऑपरेट फ्री हुआ, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। कितनी खुशी पूरे देश की 135 करोड़ जनता को हुई कि शुक्र है प्रधानमंत्री साहब की जो सोच थी ये चीज जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस की और जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर परिवार को इस चीज का फायदा मिलने लगा। और आने वाले दिनों में सरकार की लेकिन ताहिर चौधरी साहब, एक बात मैं भी कहूंगा, सारा जी एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल है इनके पास देने के लिए, ये है इनकी डेवलपमेंट पोस्ट अगस्त। सारा जी एक बात मैं भी पूछ रहा हूं, क्योंकि ताहिर चौधरी जी इसका जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि आयुष्मान भारत का जब हम जिक्र करते हैं ना, अच्छी बात है आयुष्मान भारत की स्कीम लेकर आए हैं, अच्छी बात है, इसका फायदा मिलेगा क्योंकि इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर हम फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला साहब जब हाल ही में संसद में गए थे तो उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिलाया था सरकार को और बोला कि स्वास्थ्य सुविधाएं जम्मू कश्मीर में, हालांकि कोरोना काल को लेकर ही उन्होंने बोला था, लेकिन तमाम बातें वो कह गए थे कि स्वास्थ्य सुविधाएं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, केंद्र सरकार से उन्होंने अपील भी की थी। ये फारूक अब्दुल्ला साहब संसद में कह गए थे जब हाल ही में आए थे। क्या ये उसका नतीजा है या फिर आप जो अभी कर रहे हैं या डीडीसी के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जनता का साथ जो आपको मिला है आपका रिटर्न गिफ्ट है? नहीं, देखिए ये बहुत दिन से प्रधानमंत्री साहब का प्लान चल रहा था जम्मू कश्मीर के लिए, इसका प्रोसेस भी चल चुका हुआ था। बहुत सारे परिवार हैं जम्मू कश्मीर में जिनको गोल्डन कार्ड मिल चुका हुआ है, लेकिन आज प्रॉपर ढंग से प्रधानमंत्री साहब ने इसको लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। इसको एक तोहफा ना समझे, प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के अवाम को और बहुत तोहफे देने वाले आने वाले दिनों में। जो हमारी पार्टी हाईकमान के प्लान में चल रही है चीजें, जम्मू कश्मीर का अवाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के यूथ के लिए भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, अगर इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए, हम यहाँ पे बहुत कुछ करेंगे और यहाँ का अवाम हमें, उस अवाम को आप जेलों में बंद करते हैं, उनके फोन लाइंस बंद कर देते हैं, उनका 2G आज तक चल रहा है, 4G बंद पड़ा है, वही अवाम की आप बात कर रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जिनके रातों रात आपने सारे कानून छीन दिए, जिनकी स्टेट के आपने 2 टुकड़े कर दिए, उनको उसी अवाम की बात कर रहे हैं आप? अरे कैसी बात कर देखिए सारा, कौन सुनेगा आपकी ये बात जो आप कर रहे हैं? कोई नहीं सुनने को तैयार है ये। आप जम्मू कश्मीर की रियासत में अगर रहते हैं तो आप जानते होंगे कि एक एक बंदा आपके खिलाफ है। यहां तक कि आपकी जो वोट परसेंटेज थी वो जम्मू में तकरीबन 50% गिर चुकी है। 52% से आप 32% पे आ चुके हैं और आप किस बात की खुशियां मना रहे हैं? इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। किसी ने इलेक्शन जीता, आप खुशियां मना रहे हैं। हाँ, खुशियां मनाइए, हमें मुबारकबाद पेश कीजिए कि भाई आप लोगों ने लोग आप लोगों के साथ इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे जम्मू कश्मीर में उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। जिस तरीके से सारा हयात शाह जी कह रहे हैं कि आप खुशियां मना रही हैं बेवजह की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रहे हैं, जो तमाम नेता को जब हम सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री आए थे उनका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। स्टार प्रचारक जो जम्मू कश्मीर में आपने उतारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, इसका जवाब दे दीजिए, सारा भी सुन रहे हैं। देखिए, जब डीडीसी इलेक्शन का स्टार्ट हुआ और कैंपेन स्टार्ट हुई, हमारी सेंट्रल हाई कमांड की पूरी टीम, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है इलेक्शन लड़ने का। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं बड़े सिस्टम से लड़ते हैं। एक टीम को डिप्यूट किया गया जम्मू कश्मीर के लिए और सबने दमखम के साथ काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया और हम गुपकार अलायंस ऑल पार्टीज वर्सेस भारतीय जनता पार्टी थी। और जब हम उभर के आए, हम इन सबसे हम आगे हैं। इस चीज का इन लोगों को एहसास नहीं है और आने वाले दिनों में इन लोगों को आज ये खतरा इनको एहसास हो रहा है क्योंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। ये ग्राउंड में जाने के काबिल नहीं है ये लोग।
चाहे एनसी के लोगों की बात करो, चाहे पीडीपी की करो, चाहे और वहां की जो लोकल पार्टीज हैं उनकी बात करो, ये लोग बस झूठे इल्जाम लगा सकते हैं, झूठे प्रोपोगंडा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वैली के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रैलीज की है, हम लोगों ने सोपुर के अंदर झंडे लहराए, सोपुर में हमने सुपैया में की, हमने डल के अंदर हमने रैली की, और ये लोग देख रहे थे। इन लोगों को आज इन लोगों को किस चीज का एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाकया में ये बीजेपी पूछ रही है आपसे, क्योंकि जब ये डीडीसी इलेक्शन हुए ना तो बीजेपी के सार कैंपेनिंग बड़ी अच्छे से हुई, पहुंचे नेता, वो तस्वीर भी हमने देखी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आखिर क्यों छुप के बैठे थे बड़े अब्दुल्ला साहब, छोटे अब्दुल्ला साहब, क्यों नदारद रहे हैं। अच्छी बात है, आप कह रही हैं कि गुपकार को लोगों ने अपनाया है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो तवज्जो दी है वो आगे आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका तोहफा लोगों को जरूर देगी। लेकिन कहां नदारद रहे अब्दुल्ला साहब की जब हम बात करते हैं, ये बीजेपी का प्रश्न है कि उनको भी तो जमीन पर उतरना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपको इस बात का बिल्कुल जवाब दूंगी। हम जमीन पे उतरे होते अगर इन्होंने हमें झूठे केसेस में ना फंसाया होता। ये इस चीज में बिजी रहे ताकि ये लोग जो है, हम लोग डीडीसी इलेक्शन से दूर रहे, ताकि इनके लिए जो है मैदान बिल्कुल खुला रहे और सारे पॉलिटिकल पावर लेयर्स को ये लोग कैप्चर करे। लेकिन जब हमें ये रियलाइज हुआ कि इनका जो मकसद है वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो कोई आगे प्लानिंग वाला नहीं है, इनका सिर्फ मकसद इतना है कि भाई ये लोग वहां से दूर रहे ताकि हम जो है यहाँ पे इन्वेजन जो है अपना वो कंप्लीट अच्छा, एक बात और है ताहिर चौधरी साहब, नेता है ना, पीडीपी के नेता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, ये कह रहे हैं कि आप तोड़ना अच्छे से जानते हैं, किसी को तोड़ दीजिए, उसको कमजोर कर दीजिए। ये कह रहे हैं, क्या ये आपने खूबी अपना ली है या फिर आप वाकई कुछ और करना चाहते हैं लेकिन लोग कुछ और समझ जाते हैं, खासकर जो नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसी पे चल रहे हैं कब से, और कुछ नहीं है। बीफ पैन, लव जहाज, ये सारे मसले हैं। मसला डेवलपमेंट का नहीं है, मसला इकोनॉमी का नहीं है, मसला जम्मू कश्मीर का नहीं है जिसकी बात दुनिया के हर कोने कोने में हो रही है। उन मसलों को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। इनको बस एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ मजहब के लाइन पे चौधरी साहब इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी है मेरे पास, तो आप इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब सुन लेते हैं। देखिए, अगर सारा चुप करेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। बोलिए बोलिए। देखिए, सारा जी जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों की डेवलपमेंट की बात करते हैं, गरीब के रोजगार की बात करते हैं, गरीबों की हक की बात करते हैं। हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। जहां तक श्रीनगर के लीडर्स की बात आती है, ठीक है, इनकी केसेस की इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, इनकी उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस के फैसले आ रहे थे, इनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बार-बार बुला रही थी, वो चीजें चल रही थी। नेता कह रहे हैं कि ऐसे समय में क्यों केस सामने आ गए हैं जब चुनाव हो रहे हैं, देखिए ऐसे समय में आप हमें पीछे करना चाहते हैं। देखिए, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, पार्टी के हाथ में नहीं है। अगर ईडी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई कर रही है, एसीबी कर रही है, तो लोग तो इनको बुलाएंगे। अब इन लोगों ने इतने स्कैम किए हुए हैं, 70 साल से इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा हुआ है। अगर उसका इनसे हिसाब मांगो तो उसका भी इनको प्रॉब्लम होती है कि हमारे से हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और इनसे हिसाब मांगे जाएंगे, क्योंकि जितने इन्होंने स्कैम किए हुए हैं, 70 साल से इन्होंने जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम को इन्होंने लूटा है, गरीब अवाम के नवाले छीन के इन्होंने अपना सब कुछ बनाया है। ये लोग इन लोगों ने आज तक जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम को गुमराह किया है इन लोगों ने। और ये जो चीजें हैं, ये अब गरीब अवाम के सामने, आम आदमी के सामने आ चुकी हैं, और उस चीज का जवाब इनको आम आदमी देगा। नहीं लूट रही है। चलिए, अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत में शामिल होने के लिए। खैर, साया हयात जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ताहिर चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी पाबंदी है इसलिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। खैर, जनता जनार्दन है, वो समझती है जम्मू कश्मीर की जनता अपना भला, कि उनका भला आखिर कौन कर रहा है। क्योंकि अब जब चुनाव हुए हैं, डीडीसी के चुनाव हुए हैं, जो दावे वादे चाहे गुपकार ने किए हों या फिर बीजेपी ने किए हों, वो हकीकत में तब्दील होगी या नहीं, उसकी जानकारी भी गुलिस्तान न्यूज आपको प्रमुखता से पहुंचाता रहेगा और हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, 5 के पंच में इजाजत दीजिए। नमस्कार।